फर्नीचर मार्केट में वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन जैसे ही हम साथ में आइकिया की बात करते हैं तो जितने रेवेन्यू आइकिया अर्न कर रहा है, बाकी कंपेटिटर्स उसके कंपैरिजन में 1/4 रेवेन्यूज भी नहीं अर्न कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू EcoPoise क्लासेस। मैं हूं सुरभि और यहाँ पे आपको मिलता है क्लास 11 क्लास 12 का कंप्लीट इकोनॉमिक्स कोर्स, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए हुए हैं। इसी के साथ हर सैटरडे मैं आपके लिए केस स्टडीज या सक्सेस स्टोरीज भी लाती हूँ। जैसे आज हम लाए हैं आइकिया की सक्सेस स्टोरी, यानी आइकिया ने क्या ऐसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं जिसकी वजह से आइकिया आज इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले बात करते हैं इनके फाउंडर यानी इंगवार काम्पार्ड की, जिनका जन्म होता है ईयर 1926 में इन स्वीडन। लेकिन उस टाइम पे स्वीडन बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में था, इसी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे थे, जिस वजह से अपनी डेली लिविंग अर्न करने के लिए इन्हें 7 इयर्स की उम्र में ही काम करना शुरू करना पड़ा और छोटी मोटी चीज़ें बेचनी इन्होंने शुरू की। धीरे धीरे करके साइकिल चला के आसपास के गांव में जाकर, चाहे वो क्रिसमस की डेकोरेशन बेचना हो या फिर छोटी छोटी चीज़ें या पेंसिल स्केल सेल कर अपनी डेली अर्निंग अर्न करना हो, ऐसे ही कर इन्होंने धीरे धीरे अपना गुजारा किया। जैसे पढ़ाई लिखाई करना चाहते थे, लेकिन उसमें भी इन्हें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि इन्हें डिसलेक्सिया था, जिस वजह से पढ़ाई लिखाई थोड़ी स्लो रही। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और हमें मिला हमारा आइकिया इन द ईयर 1943। इनिशियली आइकिया अगर आप देखेंगे सो आइकिया स्वीडन का बहुत फेमस एक रिटेल जायंट है। यहाँ पे आपको बेसिकली सब कुछ मिलता था, लेकिन धीरे धीरे इनका फोकस शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स फर्नीचर। यहाँ पे इन्होंने फर्नीचर में अपने दूसरे मार्केट प्लेयर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना शुरू किया। इन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की और इन्होंने ये देखा अलग अलग जगह विजिट करके कि क्या चीज़ें हैं जो उनके प्रोडक्ट्स को उस कॉस्ट पे लाती हैं जिस कॉस्ट पे वो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। बहुत जगह ये गए, बहुत जगह जाके इन्होंने पर्सनली विजिट किया, जहाँ पे इन्होंने जाके देखा कि कहीं कहीं स्टोर्स में अगर आप एक सोफ़ा की बात करें तो उन लोगों ने सोफ़ा पूरा असेंबल करके रखा हुआ है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले रहा है और उसकी कॉस्ट में भी ऐड हो रहा है। और अगर कोई कस्टमर आकर सेम तरह का सोफ़ा ऑर्डर करता है तो उनके जो बनाने के डेज जाते हैं या पूरा प्रोसेस जाता है वो भी कॉस्टली होता है, साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है। इन्होंने ये पूरा सिचुएशन स्टडी कर एक ब्रेकअप दिया, जिसमें इन्होंने बोला कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर होता है ट्रांसपोर्ट और उसके बाद होता है वेयर हाउसिंग। ये तीनों चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी। और इन्हीं तीनों फैक्टर्स पे इन्होंने धीरे धीरे करके फोकस करना शुरू किया, क्योंकि इन्हें अपने प्रोडक्ट को बाकियों से बहुत ज़्यादा अलग बनाना था। वहीं पर उसी टाइम पर इनके वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ आते हैं और इन्हें सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना आपकी जो टेबल्स हैं आप उनकी लेग्स को अलग कर लेग्स अलग दीजिए और टेबल का अपर पार्ट अलग सेल करिए। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा? आपको लगेगा कितना वियर्ड है, अगर आप ये चीज़ें अलग अपने घर में लेके जाओगे तो आपको वो टेबल खुद असेंबल करनी पड़ेगी, बट यही इनका यूनिक सेलिंग फीचर बना। एग्जैक्टली। अब अगर आप सोचें तो इन लोगों ने बाकियों के कंपैरिजन में, बाकी लोग जो टेबल में इतनी स्पेस लेते हैं और अगर उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है एक एरिया से दूसरे एरिया में तो बहुत ज़्यादा स्पेस लगता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। वहीं इन्होंने जिस एक ट्रक में अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक टेबल, वहीं इन्होंने 10 टेबल ट्रांसपोर्ट करनी शुरू की, क्योंकि इन्होंने टेबल का अपर पार्ट जो था वो अलग कर दिया था और लेग्स अलग कर दी थी। एंड असेंबलिंग कस्टमर्स खुद किया करते थे, जिससे उनको एक पर्सनल टच रहता था कि उनके एफर्ट्स हैं उस टेबल को बनाने में, और इस वजह से वो उस टेबल से बहुत ज़्यादा पर्सनली कनेक्ट कर पाते थे। ये पूरा एक इनका यूनिक सेलिंग फीचर कहिए या एक यूनिक मॉडल धीरे धीरे बनता गया, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। ऐसे कर इन्होंने अपनी कॉस्ट कट करनी स्टार्ट की। अब यहाँ पे अगर हम इंडिया और आइकिया के रिलेशन की बात करें, सो आइकिया इंडिया में जब तक नहीं आया था उससे पहले भी आइकिया इंडिया से रिलेट कर चुका है। अगर हम बात करें ईयर 1990 की, तो उस टाइम पे आइकिया वुड्स लेकर इंडिया से जाया करता था और फिर आउटसोर्स करके फर्नीचर अपने यहाँ पे बनाया करते थे। लेकिन ये हमेशा से चाहते थे इंडियन मार्केट में आना, जिस वजह से इन्होंने अपने 800 एम्प्लॉयज़ इंडिया भेजे पर्सनली रिसर्च करने के लिए इंडियन मार्केट के बारे में। बिकॉज अगर आप ऑलरेडी देखेंगे सो दे एग्जिस्ट इन मोर देन 30 कंट्रीज, और हर कंट्री में ये कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं अपने अंदर उस कंट्री के कल्चर, उस कंट्री के एथिक्स के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए। ऐसे ही इंडिया में इन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ भेजे। वो एम्प्लॉयज़ घर घर जाते थे और इंडियन मार्केट को स्टडी करते थे कि इंडियंस बेसिकली किस टाइप का फर्नीचर रखना पसंद करते हैं और उनका बाइंग बिहेवियर कैसा है। ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से स्टडी की उन लोगों ने, जिसके बेसिस पे ये कुछ ऑब्जर्वेशंस पे आए, जिसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि इंडियंस को सस्ता फर्नीचर पसंद होता है, लेकिन उनको वो भी चाहिए कि उनका सस्ता फर्नीचर कम से कम 10 से 15 साल उनका साथ निभाए। अब
इसका मतलब है कि उनको क्वालिटी भी चाहिए, उनको अफोर्डेबिलिटी भी चाहिए। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ थी इंडियंस में कि वो लोग असेंबल नहीं करना चाहते। हम थोड़े से लेजी होते हैं, उन लोगों को बोलिए तो वो चाहेंगे कि उनके घर 2 लोग आएँ और उनको फर्नीचर असेंबल करके दे दें, उन लोगों को असेंबल खुद ना करना पड़े। इस चीज़ पे IKEA ने धीरे धीरे काम किया, क्योंकि जैसे आपको याद होगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि IKEA का यूनिक सेलिंग फीचर ही था कि असेंबली कस्टमर्स खुद घर जाकर करते हैं, लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं थी। तो इस वजह से IKEA ने ऐसा क्या किया होगा वो मैं आपको बिल्कुल थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले बात करते हैं IKEA के स्टोर्स की। IKEA के स्टोर्स नॉर्मली आपको सिटीज़ के अंदर या बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि IKEA का एक स्टोर उतना बड़ा होता है जितने में 5 फुटबॉल ग्राउंड आ सकते हैं। अब इतना बड़ा स्टोर तो बहुत लिमिटेड जगह पे ही हो सकता है, और इस वजह से अगर आप सोचते हैं कि आप IKEA के एक स्टोर में विजिट करें, सो बेसिकली अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन फिर भी आप IKEA के स्टोर में जितना घूमेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भूख भी लगने के चांसेस हैं। इसी वजह से IKEA ने अपने ही स्टोर्स के अंदर कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप स्वीडन और इंडिया में कंपेयर करें, सो स्वीडन में ये लोग अपने कैफ़ेज़ में या स्पेशली वहाँ पे रखते हैं मीट बॉल्स, लेकिन जब ये इंडिया आए तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि इंडियंस को चिकन या मीट उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, जिस वजह से इंडिया के स्टोर्स में इन्होंने रखना शुरू किया वेज बॉल्स। यहीं पे हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट किया, अपने आप के अंदर चेंजेस लाए। बात करें इंडिया में इनका पहला स्टोर, तो वो खुला हैदराबाद में इन द ईयर 2018। अब हैदराबाद की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। जिस दिन हैदराबाद में ये स्टोर खुलना था तो IKEA चाहता था कि हर किसी को पता चले कि IKEA इज़ फाइनली इन इंडिया। इस वजह से हैदराबाद में बिरयानी बहुत पॉपुलर है, सो इन्होंने बिरयानी के रेट्स बहुत कम कर दिए और हर जगह एडवर्टाइज कर दिया कि IKEA में बिरयानी बहुत कम रेट्स पे मिल रही है, IKEA इज़ फाइनली इन इंडिया। ये लोग बहुत ज़्यादा फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली उतनी नहीं जितनी उस दिन टर्नआउट हुई। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 लोग IKEA पहुंच गए और हैदराबाद में 5 मिनट का रास्ता कवर करने के लिए लोगों को 4 से 5 घंटे लगने लगे। इतना ज़्यादा परेशानी हुई लोगों को कि फाइनली IKEA को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करना पड़ा कि हे गाइस, वी आर फाइनली इन इंडिया एंड वी विल स्टे हेयर, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सो इट्स ओके, आप कोई बात नहीं, 2-3 दिन का गैप लेके कुछ दिन बाद आइए हमारे स्टोर में, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। जिस वजह से धीरे धीरे कर हैदराबाद में ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व की और फिर IKEA ने प्लान किया कि इंडिया में कैसे अपने स्टोर्स और जगह खोले जाएं। अभी अगर आप देखेंगे तो मुंबई में भी इसके स्टोर्स हैं, दे आर प्लानिंग टू सून ओपन इन गुरुग्राम एंड नोएडा। लेकिन IKEA की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो IKEA का जो मेजर एम था, अगर मैं अब आपको इतनी स्टोरी सुनकर इतना समझ आ गया होगा कि IKEA का जो मेजर गोल था वो था कॉस्ट कटिंग, अफोर्डेबल रेट्स पर बहुत अच्छी क्वालिटी दी जाए। अपनी क्वालिटी से डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे वो, लेकिन उन्हें उसको अफोर्डेबल भी बनाना था। इस वजह से वो जगह जगह जहाँ पे भी कॉस्ट कट हो सकती है वहाँ पे कॉस्ट कट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे अगर हम बात करें तो IKEA के इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 2.17 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन फिर भी जितने IKEA के बड़े स्टोर्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये एम्प्लॉय नंबर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब उन्होंने एम्प्लॉयज़ में भी अपनी कॉस्ट कट की। कैसे? अगर आप बाकी किसी स्टोर में जाएं, उसके किसी भी कंपेटिटर स्टोर में विजिट करेंगे आप, तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे हर जगह पे एक अगर बेडरूम फ्लैश किया हुआ है, बेड्स बनाए हुए हैं या सोफ़ा बनाया हुआ है, हर जगह एक एम्प्लॉय को आना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा उसकी डायमेंशंस एंड एवरीथिंग। IKEA ने यहाँ पे हर प्रोडक्ट पे सारी चीज़ें मेंशन की, चाहे वो उसकी क्वालिटी हो, चाहे वो प्रोडक्ट यूज़ हो, चाहे वो उसकी डायमेंशंस हो। बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोडक्ट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिस वजह से अगेन एम्प्लॉयज़ पे जो कॉस्ट है या एम्प्लॉयज़ का जो खर्चा है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कट हो जाता है। अब यहीं पे कॉस्ट कटिंग अगर करनी है तो मार्केटिंग में भी कॉस्ट कट की IKEA ने। IKEA बिलीव करता है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पे, ना के मार्केटिंग करने पे, जो कि बाकी कंपेटिटर्स करते हैं। तो यहाँ पे भी IKEA की कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो जाती है। सो IKEA ने बहुत जगह, अब जैसे असेंबल करेंगे, आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि आप किसी भी और स्टोर में विजिट करेंगे, वहाँ पे बड़े बड़े एरियाज चाहिए, ड्राइंग रूम वाला आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए या फिर बहुत सारे स्टोर्स दिखाने के लिए। IKEA बल्क प्रोडक्शन में बिलीव करता है, क्योंकि बाकी स्टोर्स में आप जाएंगे, आपको एक सोफ़ा पसंद आएगा, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा है, आपके लिए नहीं रखा। आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपको कुछ टाइम में वो बन के मिलेगा, जिसमें टाइम ड्यूरेशन जाएगी। लेकिन IKEA बल्क ऑर्डर करता है, बल्क में चीज़ें बनाता है, ताकि
ताकि उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का प्रॉफिट मिले और यहाँ पे उसकी कॉस्ट कट हो पाए। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा बचती है IKEA की, जिस वजह से ओवरऑल उनके प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर आपको एक सोफ़ा उसके कंपेटिटर के यहाँ पे 6000 रुपीज़ का मिल रहा है तो IKEA में आपको वो 4000 का मिलता है, बिकॉज IKEA ने बाकी जगह अपनी कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव कर ली होती है। सो ये सारी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज रही हुई हैं IKEA की। इसी के साथ IKEA एक जगह और आपके माइंड के साथ खेलता है जिसको हम कहते हैं डिकॉय इफेक्ट। यस, डिकॉय इफेक्ट क्या होता है? डिकॉय इफेक्ट, आप कभी भी मूवी थिएटर्स में गए होंगे, आपने पॉपकॉर्न के केस में देखा होगा, आप पॉपकॉर्न खरीदने जाएंगे, आपको स्मॉल पॉपकॉर्न दिखेगा फॉर एग्जाम्पल ₹300 का, मीडियम पॉपकॉर्न दिखेगा 600 का और लार्ज पॉपकॉर्न दिखेगा 700 का। अब यहाँ पे मीडियम और लार्ज पॉपकॉर्न में जो क्वांटिटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, लेकिन रेट डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, जबकि मीडियम और स्मॉल पॉपकॉर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अब यहाँ मीडियम पॉपकॉर्न बेसिकली उन्होंने इसलिए बनाया होता है कि जो भी मीडियम पॉपकॉर्न लेने आएगा या स्मॉल लेने आएगा वो ऑब्वियसली मीडियम पे नहीं जाएगा, लेकिन जिसको लार्ज चाहिए एंड में, अगर मीडियम और लार्ज में आप कंपेयर करें तो हर कोई लार्ज पॉपकॉर्न ही लेगा, बिकॉज गैप सिर्फ 100 रुपीज़ का है। सो मीडियम बेसिकली आपकी साइकोलॉजी से खेलने के लिए है, बट अदरवाइज IKEA ने भी ये रूल फॉलो किया, डिकॉय इफेक्ट फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल अगर IKEA की कोई एक पर्टिकुलर टेबल है, सो IKEA ने एक टेबल बनाई फॉर एग्जाम्पल ₹2000 की। अब ये 2000 वाली टेबल में उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में या उन्होंने सारा कुछ स्पेसिफाई कर दिया कि किस तरह के यहाँ पे मटेरियल यूज़ हुए हैं या क्या डायमेंशंस हैं एवरीथिंग, एंड उसके बाद उन्होंने एक मीडियम रेट पे टेबल निकाली, वो उन्होंने रख दी 4000 की। अब 4000 की टेबल उन्होंने रखी और वहीं पे उन्होंने एक और टेबल रख दी 4500 की, जो उन्होंने टॉप क्वालिटी टेबल बना दी। अब यहाँ पे कोई भी अगर मीडियम रेट की टेबल देखेगा तो वो ऑब्वियसली जो बेटर क्वालिटी टेबल है 4500 वही प्रेफर करेगा, एंड मोस्टली IKEA के स्टोर्स में यही होता है। कोई 2000 की टेबल खरीदने आता है तो वो 4500 वाली ही खरीद के जाते हैं, बिकॉज एट द एंड आपको बहुत अच्छी क्वालिटी उसकी मिल रही है। इसी को हम कहते हैं डिकॉय इफेक्ट। सो बेसिकली अगर आप ये सारी स्टोरी की समरी जानना चाहें तो इसकी समरी यही है कि आपको पता है IKEA आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। IKEA के रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं, उसके कंपेटिटर्स के रेवेन्यू उसके आसपास भी नहीं है। सो IKEA ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है, ये हमने इस स्टोरी में जाना है, या ये इस पूरी केस स्टडी में हमें देखने को मिला है कि IKEA ने अपनी कॉस्ट कटिंग इस तरह की है कि उसने अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको लिमिट में रखकर उनमें अपनी कॉस्ट कट करके अपने ओवरऑल प्रोडक्ट को एक बहुत अच्छी अफोर्डेबल रेट पर सेल किया है, जो बाकी कंपेटिटर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जिस वजह से IKEA ओवरऑल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि IKEA इतना डिमांड में है कि अब IKEA प्लान कर रहा है कि वो अपने मिनी स्टोर्स भी लेकर आए अलग अलग सिटीज़ में, और धीरे धीरे करके इंडिया में तो बहुत जगह वो ओपन हो ही रहा है। New roles. Home is where it all begins. IKEA. उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।